पंजाब में भी यही आरोप लगने शुरू हो गए। वहां की सत्ताधारी दल और कांग्रेस दोनों ये कह रही हैं कि एसआईआर के जरिए आप लोग वोटर्स के नाम काटना चाहते हैं। एक तो हम सेल्फ वेरिफिकेशन करते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। दूसरा डोर टू डोर जाके होती है। इसमें किसी को तकलीफ क्या है मुझे ये समझ नहीं आया। सभी पार्टियों ने अपने वकीलों के तरफ से अपनी तरफ से जो भी तर्क रखे, आज उस पर बयान जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। लोगों के मन में एक भय ये है कि पंजाब में बहुत से लोग विदेश रहते हैं, कई बार उनको कागज देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। पंजाब में बहुत से लोगों का पीछे जो जड़ है वो पाकिस्तान से हैं, वो वहां से यहाँ पर आकर के बसे थे। तो ये तो बड़ा वो कह रहे हैं कि खलबली मच जाएगी। पाकिस्तान का ये बात तो 75 साल पहले हो चुकी है, कितने चुनाव उसके बाद हो चुके हैं। इसलिए इस बात को फैलाना मेरा ख्याल है कि गलतफहमी पैदा करना है। क्या बीजेपी की ऐसी क्या रणनीति रहेगी कि पंजाब में वो कई नेता कह रहे हैं कि अब पंजाब की बारी है बंगाल के बाद, तो जिसको देख करके बीजेपी ये सोच रही है कि अब पंजाब में सरकार बना सकते हैं। गठबंधन में हमने सरकार बहुत बार बनाई, और पहली बार हम लोग सपना ले रहे हैं कि अपने दम पर सरकार बनाएंगे। कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह, उनका उभार जिस तरीके से हुए, जेल में रहते हुए उसने चुनाव जीता, सांसद भी बने और अभी भी जेल में, तो आखिर क्या कारण आपको लगते हैं कि जनता वोट भी दे रही है, जिता भी रही है? देखिए, एक समय था जब अमृतपाल का एक बहुत चढ़ाई हुई। आपने देखा हो, एक समय था जब सिमरन उस्मान की भी ऐसी चढ़ाई हुई थी। पंजाब ने ऐसे दौर देखे हैं, लेकिन वो टेम्पररी था। पंजाब के लोग बड़े समझदार हैं, बिल्कुल वो नहीं चाहते कि पंजाब में ऐसा कोई माहौल बने जो वो झेल चुके हैं। एक टीवी मीडिया चैनल में मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे थे कि मैं लिख के देता हूं कि बीजेपी के इस बार भी 1 से 2 विधायक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लिख के जितना मर्जी, अब लिख के तो उन्होंने गारंटियां बहुत दे रखी, तो कितनी गारंटियां पूरी की हैं उन्होंने? एक अचानक नई पार्टी का जन्म हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे तो उसने धमाल मचा दिया है। आपको लगता है कि पंजाब के चुनाव में भी कोई भूमिका उनकी हो सकती है? अब ना उसका बेस है, ना उसका आइडिया है, ना कोई लीडर है। अब एक शब्द निकला कहीं से, कॉकरोच, तो उसको लेकर वो पार्टी का गठन हो गया। तो इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट जो है देश में और पंजाब में पड़ने वाला नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि बीजेपी की रणनीति ये होती है कि जहां पर चुनाव हो वहां पर धार्मिक लड़ाई करवा दो, झगड़े करवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो, हिंदू सिख करवा दो, और यही सब करके बीजेपी चुनाव जीतती है। असूलों पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम। तो ऐसी गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से जो है वो ठीक नहीं है। नमस्कार, उत्तम हिंदू के दिल्ली स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज एक और खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे पंजाब, दिल्ली और देश की राजनीति समझेंगे। आज हमारे खास मेहमान बेहद खास हैं, क्योंकि वो पंजाब से विधायक भी रह चुके हैं, पंजाब से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और पंजाब से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी में संगठन का भी बहुत लंबा अनुभव है, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। जी हाँ, अविनाश राय खन्ना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है उत्तम हिंदू के दफ्तर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इंटरव्यू से मैं अपनी पार्टी की और अपनी बात जी आपके दर्शकों तक पहुंचा सकूंगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अविनाश जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि एसआईआर को लेकर जो बड़ा विवाद चल रहा है, पश्चिम बंगाल में हमने देखा, बिहार में हमने देखा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखा, विपक्ष एकदम हमलावर है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी अपोजिशन को खत्म कर रही है और उसमें चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है, एसआईआर की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को ठीक ठहरा दिया। लेकिन पंजाब में भी यही आरोप लगने शुरू हो गए। वहां की सत्ताधारी दल और कांग्रेस दोनों ये कह रही हैं कि एसआईआर के जरिए आप लोग वोटर्स के नाम काटना चाहते हैं। वोटर की करेक्शन उसका काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। वेरिफिकेशन जो है वो आपने देखा होगा, एक तो हम सेल्फ वेरिफिकेशन करते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं।
दूसरा डोर टू डोर जाके होती है। इसमें किसी को तकलीफ क्या है मुझे ये समझ नहीं आया। चलो तकलीफ थी, बयान दिए, सबको किया, अल्टीमेटली देश की सबसे बड़ी अदालत, इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत नहीं है, सभी पार्टियों ने अपने वकीलों के तरफ से, अपनी तरफ से जो भी तर्क रखे, आज उस पर बयान जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि SIR प्रक्रिया पर कोई भी डाउट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के उसमें आता है और इलेक्शन कमीशन इसको कर रहा है। अब अगर इन्होंने अपनी वोट कटवानी है, बनवानी है, अब जो लोग इस SIR की प्रक्रिया में लगे उनके पास जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में एक भय ये है कि पंजाब में बहुत से लोग विदेश रहते हैं, कई बार उनको कागज देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, कोई आ पाएगा कोई नहीं आ पाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की, और ये हकीकत भी है कि पंजाब में बहुत से लोगों का पीछे जो जड़ है वो पाकिस्तान से है, वो वहां से यहाँ पर आकर के बसे थे। तो ये तो बड़ा, वो कह रहे हैं कि खलबली मच जाएगी। पाकिस्तान का ही बात तो 75 साल पहले हो चुकी है, कितने चुनाव उसके बाद हो चुके हैं। इसलिए इस बात को फैलाना मेरा ख्याल है कि गलतफहमी पैदा करना है। उसमें कॉलम है, कॉलम क्या है कि आपको अपना नाम और आपके घर में कितने लोग रहते हैं और कहाँ रहते हैं उसका पता देना होगा। तो उसमें आपके पास आजकल पैन कार्ड है, आपके पास आजकल आधार कार्ड है, आपके पास और तरह के डॉक्यूमेंट है, वो बेस है, वो फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। उस फॉर्म भरने के बाद अब जैसे मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरे बच्चे जो हैं वो रहते हैं चंडीगढ़ में। अब उनकी वोट अगर हुशियारपुर में हुई और चंडीगढ़ में भी हुई तो वोट एक जगह कटेगी। इसमें एतराज क्या है? कानून है कि एक व्यक्ति एक वोट से ज्यादा वोट अपनी जगह बना नहीं सकता। तो क्या हम लोग अपराध को इनकरेज करना चाहते हैं? क्या हम सबको अपराधी बनाना चाहते हैं? क्या हम कानून से ऊपर सबको रखना चाहते हैं? SRI में सबको अपना सहयोग देना चाहिए, ईमानदारी से जो फॉर्म है उसमें इंफॉर्मेशन दे, उसकी काउंटर वेरिफिकेशन भी होगी। अगर किसी को तकलीफ है, ये तो है नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं, ये सरकारी मुलाजिम। अब पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? अगर उनको डर है तो गवर्नमेंट की तो आम आदमी पार्टी की है, उनके ही मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम इस काम के लिए लगे हुए हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने किसी एजेंसी को ये काम दे दिया, वो एजेंसी बीजेपी की है, तब तो एतराज करे। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट के ही लोग इसको करेंगे। इसलिए ऐसे भ्रम फैलाना, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में अपने मुलाजमों पर भी शक की सुई जो है वो रख रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, क्योंकि बंगाल को लेकर के बीजेपी का दशकों से सपना था कि कभी बंगाल में अपनी सरकार बनाए। 2 से 77, 77 से सरकार, बड़ा लंबा सफर बीजेपी ने ये कवर किया। लेकिन पंजाब का जो सामाजिक राजनीतिक समीकरण है और माहौल है वो बीजेपी के उतना अनुकूल नहीं है। और तो क्या बीजेपी की ऐसी क्या रणनीति रहेगी कि पंजाब में वो कई नेता कह रहे हैं कि अब पंजाब की बारी है बंगाल के बाद, तो जिसको देख करके बीजेपी ये सोच रही है कि अब बंगाल में वो माफ कीजिएगा पंजाब में सरकार बना सकते हैं। देखिए, गठबंधन में हमने सरकार बहुत बार बनाई है, और पहली बार हम लोग सपना ले रहे हैं कि अपने दम पर सरकार बनाएंगे। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। दूसरा, जितने काम केंद्र ने किए हैं उनका लाभ पंजाब को तभी मिलेगा अगर वहां पर डबल इंजन की सरकार होगी। आज आम नागरिक, आम वोटर ये सोच रहा है कि पड़ोसी राज्य हमारा हरियाणा है, दिल्ली है, अगर वहां पर बीजेपी की सरकार होने के कारण वहां इतनी तरक्की हो रही है तो पंजाब पीछे क्यों? तो पंजाब में एक लोगों का मानस बन चुका है, मन बन चुका है कि वो भी डबल इंजन की सरकार का स्वाद देखना चाहते हैं। बहुत सी केंद्र की योजनाएं हैं, जो योजनाएं पंजाब में ऑपोजिशन की सरकार होने के कारण वो लागू नहीं कर पा रहे। उनकी इच्छा नहीं है कि इस योजना का लाभ पंजाब वासियों को मिले। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार जो है उसका महत्व लोग समझते हैं, और डेफिनेटली हम लोग अपनी सरकार इस पर पक्का बनाएंगे। अविनाश जी, आप बहुत लंबे समय से पंजाब की राजनीति से जुड़े हुए हैं। कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह, उनका उभार जिस तरीके से हुए, जेल में रहते हुए उसने चुनाव जीता, सांसद भी बने और अभी भी जेल में है, तो आखिर, और कई सर्वे ये भी बता रहे हैं कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी भी चुनाव में उतरेगी। तो जो कट्टरपंथ को हवा दी जाती थी पंजाब में, पंजाब ने तो बड़ा बुरा दौर भी देखा है। तो किस तरह के खतरे देखने को आपको लगता है कि अगर
ये सब मजबूत होगा तो किस तरह के खतरे हैं और क्या कारण आपको लगते हैं कि जनता वोट भी दे रही है, जिता भी रही है? देखिए, एक समय था जब अमृतपाल का एक बहुत चढ़ाई हुई। हाँ। आपने देखा हो, एक समय था जब सिमरजीत मान की भी ऐसी चढ़ाई हुई थी। पंजाब ने ऐसे दौर देखे हैं, लेकिन वो टेम्पररी था। अब पंजाब विधानसभा का चुनाव, वो कोई इफेक्ट पड़ेगा मुझे नहीं लगता। उसका कारण तरन तारण, जहां से वो एमपी है, अभी वो चौथे नंबर पे आए। तो इसका मतलब विधानसभा में उनके कैंडिडेट को अब उनको सपोर्ट किसका था? एक और अकाली दल का सपोर्ट भी उनको उस समय था, लेकिन जवान तक जब्त हुई है, इसलिए पंजाब में उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि पंजाब में जो लोकसभा के टाइम हुआ वैसा विधानसभा चुनाव में उनका नहीं हो सकता? कारण क्या है, पंजाब के लोग बड़े समझदार हैं। बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि पंजाब में ऐसा कोई माहौल बने जो वो झेल चुके हैं। वो नहीं चाहते पंजाब की कानून व्यवस्था खराब हो। वो नहीं चाहते कि जहां पंजाब में, देखिए पंजाब जो है वो हमारे गुरुओं की धरती है। पंजाब में एक बहुत अच्छा वातावरण, हिंदू सिख एकता का वातावरण है। पंजाब में लोग अब विकास को देखना चाहते हैं। विकास तभी होगा जब अच्छी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो पंजाब के बारे में चिंता करती है। अब पंजाब के लोगों ने कांग्रेस देख ली, अकाली दल देख लिया, अब आम आदमी पार्टी भी देख ली। आम आदमी पार्टी इसलिए आई थी कि लोगों ने कहा कि काली बीजेपी की सरकार भी देख ली, कांग्रेस की देख ली, कुछ नहीं बना, अब नई ऑप्शन को हम टाइम देंगे। लेकिन अब वो फेल होगी। अब उनका एक ही विश्वास है कि केंद्र सरकार जिसकी है उसको ही पंजाब में सरकार बनाने का मौका दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारा पार्टी का वर्कर भी है, वो मन से लगा हुआ कि यहाँ हम सरकार बनाएंगे। और हमारे पास मुद्दे भी हैं। ये तो है नहीं कि बिना मुद्दों को चुनाव लड़ सकते हैं। उन मुद्दों को लेकर हम जब जनता के बीच में जाएंगे और फिर कंपैरिजन करके बताएंगे कि जहां जहां हमारी सरकार है, जहां जहां जो हमने वादे किए हैं उनको हमने पूरा किया है। क्यों? जब केंद्र का सपोर्ट रहता है, केंद्र के साथ एक सुरता रहती है, तो विकास नेचुरल एक अपनी गति से होता है। आपने जब अकाली दल के साथ जो गठबंधन की सरकार बनी, आपकी बड़ी भूमिका थी उसमें, और अब गठबंधन है नहीं। पंजाब के लोग ये भी जानना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये गठबंधन होगा नहीं होगा। राजनीतिक हलकों में भी ये सवाल है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि कोई सूरत बची हुई है कि गठबंधन दोबारा हो जाए? दोनों पारंपरिक साझेदार तो थे। देखिए, ऐसा है कि 117 की 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्लियर कट हमारे नेताओं ने भी बोल दिया है और कार्यकर्ता का मन भी है कि कम से कम हम अपने दम पे अपनी सरकार बना के देखें, ताकि बिना किसी हेजिटेंस से जो हमारे मुद्दे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, केंद्र सरकार का पूरा फायदा ले। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी पार्टी से समझौता करेंगे। 117 की 17 सीटें हम लड़ेंगे। लेकिन अविनाश जी, 2 सीटें, अभी 2 विधायक है आपके पास, लेकिन सांसद आप लोगों के पास अब 6 हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद आपकी पार्टी के सांसद हो गए। एक तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार, संगठन, सब चीजें समझते हैं, संवैधानिक चीजें भी समझते हैं। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि भाई देखिए, जो राज्यसभा का सांसद होता है वो विधायकों, जनता का प्रतिनिधि विधायक, और विधायक चुनते हैं राज्यसभा सांसद को। तो वो तो अब बीजेपी में चले गए। तो जिस पार्टी के केवल 2 ही विधायक है, तो या तो वो इस्तीफा दें। दूसरा, उनका ये कहना है कि भगवंत मान, अभी एक टीवी मीडिया चैनल में मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे थे कि मैं लिख के देता हूं कि बीजेपी के इस बार भी 1 से 2 विधायक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। पहले ये देख लेना, जब उन्होंने लिख के दिया तो वो किस पोजीशन में थे? वो पूरी सेंस में थे, तब लिख के दिया कि वैसे ही लिख के दिया जो उनका रेपुटेशन है। दूसरी बात, अब एक सांसद जो है वो राज्यसभा सांसद 7 हैं पंजाब में जी, 6 हमारे साथ आ गए जी, ठीक। तो उनका पार्टी छोड़ के जाना, ये इंडिकेशन है कि इस पार्टी का हाल क्या है। एक इलेक्टेड एमपी, फिर उन्हें जो बयान दिए हैं कि किस ढंग से ये पार्टी काम करती है। अभी राघव चड्ढा का जो बयान आया है, उसने कितने क्वेश्चन खड़े कर दिए कि ये हरभजन मान का भी एक बयान आया है, कितने हरभजन सिंह का बयान आया है, कितने क्वेश्चन खड़े कर दिए उसने इनके ऊपर। तो ये आरोप लगाकर आगे नहीं बढ़ सकते। लिख के जितना मर्जी, अब लिख के तो उन्होंने गारंटियां बहुत दे रखी हैं, तो कितनी गारंटियां पूरी की हैं उन्होंने?
जो लिख के गारंटी जनता के बीच में इन्होंने दी, एक गारंटी तो टीवी चैनल पे इन्होंने हाथ से लिख के दे दी ना, जो इनके सारे लीडरों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया वो कितने पूरे किए। तो इसलिए इनकी बात पर विश्वास करना जो है वो मेरा ख्याल ठीक नहीं होगा, ना जनता इनको सीरियस लेती भी है। एक अचानक नई पार्टी का जन्म हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे तो उसने धमाल मचा दिया है। आपको लगता है कि पंजाब के चुनाव में भी कोई भूमिका उनकी हो सकती है? और कौन कौन है, क्या कोई राजनीतिक ताकत भी? देखिए ऐसा है कि ऐसे जो सूफे हैं, जो लोग कुछ शरारती लोग होते हैं, वो ऐसी बातों को पब्लिक में फेंक कर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब ना उसका बेस है, ना उसका आइडिया है, ना कोई लीडर है। अब एक शब्द निकला कहीं से, कॉकरोच, तो उसको लेकर वो पार्टी का गठन हो गया। तो इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट जो है देश में और पंजाब में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब एक मार्शल स्टेट है। पंजाब के लोग मेहनत करके लोग जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के उसमें बहकावे में वो नहीं आए। लेकिन सर 3-4 दिनों में उस पार्टी के 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जुड़ते गए, युवा जुड़ते गए। ऐसा है, सोशल मीडिया पे तो उसने धमाल मचा। आज आप भी समझते हैं कि कितने लोग, आप एक पोस्ट डालो आपको मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू बूस्ट इट, आता है ना पोस्ट। अगर आप जैस करोगे इतने पैसे दो, हम इतने आपके वो मेंबर बना देंगे। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि वाकई लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। अब 1-2 दिन बाद चुप हो गए ना सब। आपको कुछ आता है इसमें? कुछ नहीं आता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि चुनाव नजदीक आते ही जो पंजाब में धमाके हुए उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। और उनका ये कहना था कि बीजेपी की रणनीति ये होती है कि जहां पर चुनाव हो वहां पर धार्मिक लड़ाई करवा दो, झगड़े करवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो, हिंदू सिख करवा दो, और यही सब करके बीजेपी चुनाव जीतती है और कोशिश करती है इन सबको लेकर। लेकिन पंजाब में ये सब नहीं चलेगा। मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसने देश की, अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करना है, कानून व्यवस्था को देखना है, वो पाकिस्तान की सपोर्ट करे। डीजीपी ने क्या कहा कि इसमें आईएसआई का हाथ है। इसका मतलब वो पाकिस्तान को बचाना चाहता है या आईएसआई को बचाना चाहता है, हमारे ऊपर आरोप लगे। और भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हम कभी भी किसी प्रदेश में किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सत्ता हासिल नहीं कर सकते। अटल जी का टाइम याद करो, एक वोट की बात थी, क्या वो मैनेज नहीं हो सकती थी? असूलों पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। उस समय उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, इनको वोट डालने दो, मैं अगले चुनाव में चला जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। और उसका रिजल्ट क्या निकला? वो ऐसी नींव डली कि आज तीसरी बार हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन गया। तो ऐसी गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से जो है वो ठीक नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री और डीजीपी तो भी उनका ही एक सबसे बड़ा पुलिस अफसर है, उसने इमीडिएट कहा भी हमने वेरीफाई किया इसका आईएसआई हाथ। अगर हमारा हाथ होता तो क्यों नहीं पकड़ा, आगे क्यों नहीं कार्रवाई की? तो ये एक बयान दे के, वही जो लिख के दे दिया ना, आपने कहा कि 3 सीटें आएंगी, मैं लिख के देता हूं, यही हाल इनका है। पता नहीं किस मूड में ये स्टेटमेंट दी होगी। एक बड़ा जो मुद्दा है पंजाब के लिए किसान और किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो किसान बिल आए थे उसके बाद से किसानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। ऐसा बड़ा प्रदर्शन हुआ कि केंद्र की मजबूत सरकार को किसान बिल वापस लेने पड़े। लेकिन आज भी किसानों को एमएसपी, कानूनी गारंटी, एमएसपी, फसल बीमा, किसानों से जुड़े कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि अभी तक बीजेपी ठोस समाधान नहीं निकाल पाई। तो पंजाब की राजनीति में तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्या लगता है कि, और एक बंदी सिंहों की रिहाई भी जो है वो सिख समुदाय के लिए बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। तो आपको लगता है कि ये सब मुद्दे बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं? इसको 2 पार्ट में मैं जवाब देता हूं, किसान का और बंदी सिखों का। भारतीय जनता पार्टी देश की एक पहली पार्टी है जिसने एमएसपी का एक फार्मूला तय कर दिया। अभी जो फसल आएगी उससे पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दी।
एक फार्मूले के तहत उसमें किसान की लेबर भी जोड़ दी, पहली बार हुआ है। अब थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाइए जी, जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब फसल आती थी तो एक मखौल होता था किसानों के साथ। क्या होता था? फसल आ गई, धरने शुरू हो गए, एमएसपी बढ़ाओ, स्टेटमेंट आता था 10 रुपए बढ़ गए जी, नहीं नहीं जी हमें 10 नहीं, हमें दाल चाहिए, चलो 20 रुपए बढ़ गए। ऐसा जैसे कोई उनको कोई बैगिंग कर रहा है, उसको वो देना, भिक्षा देनी, ऐसा काम होता था। लेकिन पहली सरकार है जिसने किसानों को कहा था कि हम लीगली हम एमएसपी का पुनीत बना सकते, कानून नहीं बना सकते, लेकिन एमएसपी में कभी कमी नहीं आएगी। तो आज अपने आप जो है एमएसपी को हमने लागू कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका बंदी सिक्को, नहीं, फसल बीमा। अच्छा फसल, जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये क्यों नहीं हो रहा? इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट सेंटर, दूसरा स्टेट, तीसरा किसान। आज देश के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर हम ये क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं। क्यों? सेंटर अपना हिस्सा डालता है, स्टेट अपना हिस्सा डालती है, और किसान को बड़ा माइनर सा हिस्सा डालना पड़ता है। पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां की सरकार किसान हित सरकार नहीं है। अगर उनको हित होता, देखिए जितना मैं समझता हूं किसान 6 महीने बाद अपने फसल को घाटे में भी बेचकर, घाटा सहकर भी अगली फसल फिर तैयार हो जाता है, बिल्कुल उसी मजबूती के ठीक साथ। है। हाँ। लेकिन कभी उसके दर्द को पंजाब ने नहीं समझा, पंजाब की किसी सरकार ने नहीं समझा। हमने तो एक और आगे स्कीम दी थी, सॉइल हेल्थ कार्ड, कि अगर सॉइल का हेल्थ कार्ड होगा तो किसान वो हेल्थ कार्ड लेकर दुकानदार के पास जाएगा कि मेरी ये किसान जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी ये हेल्थ है। तो वो जो उपयुक्त बीज होगा वो देगा, फर्टिलाइजर वो देगा जो वहां जरूरत है जिसकी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता टेस्ट लिखता है, फिर केमिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई लेते हैं। तो ये ऐसा ही सिस्टम हमने इसके लिए बनाया था। पंजाब में क्यों लागू नहीं किया? फिर आपने जो फिर एमएसपी की बात की है, हरियाणा 7 का स्टेट, 24 फसलों पर हरियाणा ने एमएसपी दे दी, पंजाब में क्यों नहीं दी? तो ये बात हमें कहना और आप कुछ करना नहीं, तो उसके लिए ये बात मैं समझता हूं कि अच्छी नहीं लगती। कम से कम अपने गिरावान में झांक के देखे वो खुद क्या कर रहा है। जहां बंदी सिखों की बात है, ये एक बड़ा टेक्निकल और मुद्दा है, कई बार डिस्कस हुआ है, अब बहुत कम लोग रह गए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख ही जो केस है जेलों में है, बहुत से और समुदाय के लोग भी जेलों में हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी कि इन लोगों को कैसे छोड़ना, जैसे करना, ये पार्टी के और सरकार के ध्यान में है। कब को निर्णय लेना वो पार्टी और सरकार सोचेगी। अविनाश जी, सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए एकदम नई थी, यानी 17 का भी वो चुनाव लड़े, लेकिन सरकार बनाई उन्होंने अपनी 22 में। तो भगवंत मान के कार्यकाल को बीजेपी और आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप पुराने लंबे समय से पंजाब की राजनीति करते रहे, किस तरह से उनके कार्यकाल को देखते? अब 4.5 साल हो गए, हाँ। 6 महीने रह गए। 4.5 साल में इन्होंने किया क्या है? माफ करना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं शायद आपको हर्ट करेंगे। काम 0 करना और एडवर्टाइजमेंट 100 की करना, ये किसका पैसा है? पब्लिक। अगर जो पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, अब आज मैं देख रहा दिल्ली में बोर्ड लगे हुए हैं कि 1000 महिला को 1500 रुपया ऐसी महिला को दिया जाएगा। दिया तो है नहीं, देंगे तो दिल्ली में क्या जरूरत है जी पंजाब के उस। अब गुजरात में जाओ, वहां बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये पैसा खर्च करना, इसका मतलब ये अन्याय है पंजाबियों से। पैसा पानी की तरह अपनी वाहवाही करने के लिए बहाया जा रहा है, लेकिन काम नीचे कुछ नहीं हो रहा। अगर सरकार के काम की बात करें, पहला काम लॉ एंड ऑर्डर। जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश का आम नागरिक सुरक्षित कैसे होगा? कितने पुलिस के अफसर मारे गए, कभी कल ही एक एएसआई को मार दिया गया। कितने बम जो है वो पुलिस स्टेशनों पर फेंके गए। 2 पुलिस वाले थोड़े दिन पहले गुरदासपुर में मारे गए, एक एएसआई और एक होमगार्ड। अगर सुरक्षा पुलिस वालों ने जिन्होंने करनी है वो ही सुरक्षित नहीं है, तो कौन करेगा सुरक्षा? अखबारें पढ़ लीजिए, आप अपना चैनल देख लीजिए,
कोई दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई घटना, चेन स्नेचिंग, मर्डर, लूटपाट की ना हो। मैं तो कहता हूं कई बार अपने भाषणों में कि अगर एक हमारी बहन बाजार में गई है, वो पूरी वापस आएगी कि नहीं आएगी कुछ नहीं पता। या तो उसकी चेन उतार लेंगे, या उसका पर्स खोजेंगे, या उसके कान से वो उतार लेंगे। और घर में अगर आप बैठे हैं तो पता नहीं, मुझे एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात बताई। कहते खन्ना साहब, आगे क्राइम करने वाले सोचते थे कि सूरज छिप जाए, अंधेरा हो जाए, तब क्राइम करेंगे। आज तो दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो जीरो है। दूसरा काम, हेल्थ। अभी मैं एक फगवाड़ा की न्यूज अभी मैंने ह्यूमन राइट कमीशन को भेजी है जी। बिना स्टाफ के हॉस्पिटल कैसे चलेगा? बिल्डिंग में कोई थोड़ा जाएगा। फगवाड़ा में एक रूरल डिस्पेंसरी है, एक भी डॉक्टर, ऐसे कई डिस्पेंसरियों का हाल है। तो हेल्थ की एक इन्होंने नया नारा दिया था, वो क्या था? शिक्षा क्रांति। मैं आपके चैनल के द्वारा सभी को बताना चाहता हूं कि शिक्षा क्रांति क्या है। एक वॉल स्कूल की उसको पेंट किया, तो वहां के एमएलए चले गए, मैं उद्घाटन करना है। और स्कूल वाले गांव वाले, किस चीज का उद्घाटन? पैसे तो हमने दिए पेंट करने के लिए, तू उद्घाटन कैसे करेगा? भगा दिया वहां से। फिर एक टॉयलेट बनाया, उसका उद्घाटन जी मंत्री जी करेंगे, पैसा आ गया उसका 5-10 हजार रुपया, जी मंत्री जी आ रहे हैं, खर्चा करना है। कि टॉयलेट का उद्घाटन मंत्री करेगा? आप टीचर दो, आप हेडमास्टर दो, आप प्रिंसिपल दो, आप लेक्चर दो, बच्चों को फैसिलिटीज दो, लेकिन वो किसी नाम की नहीं। फिर एक और बात की, जो तो नशे विरुद्ध ये सरकार ने नया नारा दिया, बड़ा अभियान चलाया, ठीक है। अब जो असेंबली में हुआ, आपने भी देखा, हमने भी देखा। उस समय ऑपोजिशन लीडर ने क्या बात कही थी कि सबका अल्कोहल टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा कौन क्या पी के आया है। तो ये जो नशे विरुद्ध है। दूसरी बात, पकड़े गए लोग, बड़ी मछलियां तो अभी घूम रही हैं, छोटे छोटे लोग पकड़ गए, फिर कितने को सजा हुई। तो इसलिए अगर आप मुझे कहोगे तो 100 में से कितने नंबर दोगे, तो मैं इनको 0 नंबर दूंगा। जहां की प्रदेश की जनता सिक्योर नहीं है, जहां पर हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, शिक्षा नाम पे कोई चीज नहीं है, और पंजाब का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो इसलिए मैं समझूंगा, अब घर में एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जो पैसा बर्बाद करना चाहे, तो फादर उसको घर से निकाल देगा। तो जनता इनको पंजाब से चलता करेगी। अविनाश जी, आम आदमी पार्टी ने जब शुरू किया था बिजली पानी फ्री, तो दिल्ली में उन्होंने शुरुआत की। आपकी पार्टी और प्रधानमंत्री जी भी कई बार उसे रेवड़ी कल्चर कहते थे और हमलावर भी होते थे। बीजेपी के तमाम नेता हमलावर होते थे। लेकिन फिर चुनाव दर चुनाव देखा गया कि बीजेपी ने भी चुनाव में जाकर इस तरह की घोषणाएं की। चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, हर चुनाव में बीजेपी ने भी वो बातें की। अब बीजेपी रेवड़ी शब्द भी कम बोलती है। तो क्या पंजाब के लिए भी आम आदमी पार्टी की तर्ज पर फ्री बिजली पानी और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं के लिए आर्थिक मदद, जैसा दिल्ली में भी घोषणा की थी आप लोगों ने, वैसा पंजाब में भी, यानी ये सब वायदे फ्री वाले पंजाब के लिए भी बीजेपी करेगी? देखो, फ्री और जरूरतमंद को चीज देना फर्क है। अनाज की दुकान है, वहां पर कौन जाता है? गरीब आदमी। अगर अनाज की दुकान खोल दी, बहुत ऐड कर दिया, वहां सामान नहीं दिया, तो क्या करेगा बेचारा? वहां पर अनाज देना कोई रेवड़ी बांटने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूं। वो समय था कोरोना का, जब लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, तो कम से कम उनका चूल्हा तो जले। लेकिन सर वो तो अभी तक चल रहा है। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ। अब जब तक जरूरत है तो उसको देना पड़ेगा। दूसरी जो 10 लाख के बीमे की बात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया वो स्कीम पढ़ लेना एक बार। सिर्फ 1 लाख रुपए का उसमें बीमा है। अब एक गरीब आदमी को जरूरत पड़ी, उसने घुटने बदलाने हैं 30,000 रुपए में, कोई हॉस्पिटल उसको बदलता ही नहीं है। हार्ट का ऑपरेशन कराना है 50,000 रुपया, कोई करता ही नहीं है। तो एक वो लगा दिया बैनर, इस सामान की कीमत जो है वो 10 लाख है, तो है कितना? 1 लाख का। तो इतना बड़ा धोखा इन्होंने किया है, जबकि 5 लाख उसमें 5 लाख जो हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है उसका दिया है। मैं एक बताऊं बात, कि जब ऐसा देश
जहां पर गरीब भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहती है, अमीर भी रहते हैं। गरीब को अगर इलाज कराना है तो सबको बिक जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हमारा एक मंत्र है जो दीनदयाल जी दे गए थे, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान। आप देखेंगे जितनी भी केंद्र की स्कीम बनी है सब गरीब की वेदना को देखते हुए बनी है। चाहे वो गैस का सिलेंडर था, एक अपील हुई कि अमीर लोग छोड़ दो, सब्सिडी गरीबों को देनी है, कितने लोगों ने छोड़ दी। तो इसलिए जो हमारा बेसिक सिद्धांत है जिसके ऊपर पार्टी ने खड़े होना है, अंत्योदय का, उसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे इसका मतलब हम अपने नेताओं द्वारा दिखाए रास्ते से भटक रहे हैं। तो किसी की जरूरतमंद की सहायता करना अलग बात है, पॉलिटिकली इसको लेना। अब क्या हो रहा है भाई साहब, मैं आपको बताऊं जी कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्ड बन रहे हैं। पहले तो कार्ड बनाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। अपनी पार्टी एमएलए की रिकमेंडेशन है तो बात हो जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगा। तो उस स्कीम को अनाउंस करना और फायदा देना, इसमें फर्क है। तो हमने जो कहा उसको हमने किया, जरूरतमंद को दिया। अब कोरोना के टाइम पे अगर हम लोग नहीं देते तो इसको रेवड़ी बांडी और जरूरत है उसकी भैया। अगर सरकार के पास अनाज पड़ा है, आपको याद होगा एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कि सड़ रहा है अनाज, बांट दो ना, बांट दो। तो मैंने खुद होशियारपुर में एक बहुत बड़ा जलसा जुलूस लेकर मैं गोदाम में गया था कि बांटो। खैर सरकार ने अरेस्ट कर लिया, मुझे भी छोड़ दिया। उस समय अवेयरनेस थी कि गोदामों में सड़ा अनाज क्यों नहीं आप बांटते। तो इसलिए वो बांटना, जरूरतमंद को देना, भूखे तो मारना नहीं ना। हर का राइट है कि कम से कम उसको रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। अब देश में ऐसी स्कीमें बनी है, ये रेवड़ियां नहीं है, लोगों की जरूरत को पूरा करने का एक ढंग है। अविनाश जी, आप क्योंकि विधायक भी रहे, पंजाब से लोकसभा सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, और बीजेपी के उन चंद नेताओं में है जिनको पंजाब की जनता ने चुनकर भेजा। तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर आपको चुनावी अखाड़े में जनता देखेगी? देखिए ऐसा है, ये निर्णय व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं करता, ये निर्णय पार्टी करती है। जो पार्टी का आदेश होगा करेंगे। एक कुछ सवाल अब थोड़ा रैपिड फायर स्टाइल में लेते हैं, कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिएगा और हम भी करते हैं कि जल्दी जल्दी ये सवाल पूछे जाए। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी, क्या दोनों में कुछ बड़े फर्क दिखाई देते हैं और क्या फर्क दिखाई देता है? अटल जी ने रास्ता बनाया और मोदी जी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज के समय में पंजाब को सबसे ज्यादा जरूरत किस एक चीज की है? आपको क्या लगता है कि वो जरूर होनी चाहिए? पंजाब में कानून व्यवस्था, हेल्थ और एजुकेशन ठीक होना चाहिए। लोग कहते हैं कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, लेकिन जनता, युवा सब ये कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, उसमें जाकर के अपने भी कपड़े गंदे हो जाएंगे, दूरी उससे बना के रखते हैं। तो क्या आज की राजनीति सम्मानजनक बची है या अभिशाप बन चुकी है? अच्छे लोग आएंगे तो ये सम्मानजनक जरूर होगी। अच्छे लोग आएंगे तो सम्मानजनक जरूर बनेगी। बहुत बढ़िया। बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक खतरा किसे समझते हैं, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? देखिए दोनों का नाम मत लो तो अच्छी बात है। असली ताकत किसके पास है अविनाश जी, आरएसएस के पास या बीजेपी के पास? संघ अपना काम करता है, बीजेपी अपना काम करती है। संघ एक सामाजिक संगठन है और बीजेपी राजनीतिक संगठन है। वो आज संघ शाखाओं के माध्यम से लोगों को डिसिप्लिन, देशभक्ति सिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में देश को जो 2047 में विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने में लगी हुई है। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और बढ़िया इंटरव्यू में आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन कैमरामैन का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पूरी इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया, और आपका भी धन्यवाद। इसको जरूर आप जब रिले करेंगे, आशा करता हूं कि जनता को मेरे जवाब और इनके सवाल पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है जनता के तो जरूर लिखिए, ताकि कोई आगे नेता आएगा। बिल्कुल, आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। हम रिक्वेस्ट भी करेंगे अविनाश जी से कि इस इंटरव्यू के कमेंट में आए सवालों के जवाब भी वो देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।